हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर अर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो। सो दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स अब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। इफ अगर आप लोगों को ये जो बुक्स हैं हमारी, अगर उन्हें आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आपको एक फॉर्म फिल करना होगा एंड वो फॉर्म फिल कर आप सबमिट कर दीजिए। देन आवर टीम विल गेट बैक टू यू वेरी सून। और ये जो वेरियस हमारी बुक्स हैं, इन्हें हमने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए वेरियस जो है डिविजन्स में डिवाइड किया है। लाइक सैम्पल पेपर्स की अलग कर दी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स अलग हो गए हमारे, उसके बाद में जो आपके जो मेन हमारा जो कोर्स वाला मटेरियल है वो अलग हो गया है। सो अकॉर्डिंगली आपको जिस भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक की जरूरत है, आप उस हिसाब से जो है बुक्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक फॉर्म की लिंक है, उसे फिल करना है और सबमिट कर देना है। फिर हमारी टीम जो है वो आपसे बात कर लेगी। ओके, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें जो हमारा यूनिट है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आई गेस आप लोगों ने वीडियोस देख लिए हैं और उससे जो है उस पर्टिकुलर जो आपका कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक जो है आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस आपकी जो है प्रॉपर्ली प्रैक्टिस हो सकती है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की हेल्प से। नाउ एज वी नो कि हमारा जो एग्जाम है CUET वो कौन सा टाइप ऑफ होता है या किस टाइप में होता है, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव बेस्ड, राइट। MCQs आते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में MCQs को ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, that is the study of microeconomics and macroeconomics is dash. Options are independent of each other, B interrelated to each other, C both A and B, D none of the above. अब देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी चीज और एक बहुत ही इफेक्टिव चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। दैट इज हम लोगों ने जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, सारे कंसेप्ट हमें समझ में आ चुके हैं, सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ट्राई करो कि मैं यहाँ पर आंसर बताऊं उसके पहले जो है आप आंसर इसका बता दो, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या करो, आप अपने माइंड में या अपनी कॉपी में जो है इसका आंसर नोट डाउन कर लो। देन जब मैं बताऊंगी तो उसे आप रीचेक कर सकते हो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। इससे आप अपने आप का जो है एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से हुई है, आपने जो अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से आप कितने क्वेश्चंस जो हैं जो कि सॉल्व कर पा रहे हो, सही सॉल्व कर पा रहे हो। ऑलराइट। और अगर ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन में मैंने आंसर जल्दी बता दिया, आप तब तक नहीं सोच पाए, तो एक सिंपल सी चीज क्या करना है, वीडियो पॉज करना है। अपने पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। वीडियो पॉज कर देना, क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही जाएगा, उसका आंसर देख लेना और फिर उस वापस जो है वीडियो को रिज्यूम कर लेना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, या वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, या फिर वो दोनों है, बोथ A and B, इंडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड दोनों है, या फिर नन ऑफ द अबव है कि इनमें से कोई भी चीज सही नहीं है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए पर आते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब सबसे पहली बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को स्टडी करती है, यहाँ पर एक आई है जिससे हम बता सकते हैं किस चीज को स्टडी करती है, दैट इज इंडिविजुअल्स, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को स्टडी करती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ए है जिससे हम क्या बताएंगे, एग्रीगेट्स को स्टडी करती है, राइट। सो इंडिविजुअल्स एंड एग्रीगेट्स की स्टडी होती है। अब जब हम सारे इंडिविजुअल्स को कंपाइल कर दे तो वो एग्रीगेट बन जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज है ना, सारे इंडिविजुअल्स अगर हमारे साथ में आ जाएं तो वो एग्रीगेट बनेगा, ठीक है। और सारे जो एग्रीगेट अगर हम उन्हें इंडिविजुअल में डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों है माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे हमें, क्योंकि माइक्रो जो है वो बिना मैक्रो के वर्क नहीं कर सकता और मैक्रो जो है वो बिना माइक्रो के वर्क नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता है? अब सिंपल सी चीज देखो, माइक्रो ने बोला हम इंडिविजुअल
चीज़ है उन्हें स्टडी करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है कुछ डिमांड है, तो उस इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए हमें एग्रीगेट भी तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है कि जो इंडिविजुअल है वो मान लो पूरे नेशन में सिर्फ उस इकलौते पर्सन की कोई एक पर्टिकुलर डिमांड है, बाकी किसी की डिमांड नहीं है, तो अब क्या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है जो कि उसके लिए जो है वो गुड बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि वो एक इकलौता पर्सन है जो उस चीज को डिमांड कर रहा है, राइट, और कोई नहीं डिमांड कर रहा है, तो अगर कोई भी इसका प्रोडक्शन करेगा तो वो लॉस में ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो है इंडिविजुअल को पढ़ोगे, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो एग्रीगेट को क्या करेंगे? वो एग्रीगेट को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ऐसे ही जो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स हैं ये सारे मिलकर बताते हैं कि कलेक्टिवली हमारी ये डिमांड है, कलेक्टिवली जो है हमें ये चीज चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजें होगी। सो अकॉर्डिंगली ये जो सारे इंडिविजुअल्स हैं ये आपके एग्रीगेट को इफेक्ट करेंगे। जब आप सारे इंडिविजुअल यूनिट्स की जो इनकम है उन्हें अगर आप पाइल्ड अप करोगे, उन्हें अगर आप एड अप करोगे, तो आपके पास में नेशनल इनकम नाम की चीज आएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर हमें एग्रीगेट चाहिए तो हमें इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए है, सिंपल सी चीज है। नाउ अगर हम एग्रीगेट पर आए स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कि हम अगर ये आए कि इंडिविजुअल्स को एग्रीगेट की क्या जरूरत है, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज है, हम लोग जो है वेरियस मार्केट्स में डील करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मार्केट की बात करें अब हम लोग कि एक इंडिविजुअल मार्केट है, वो अगर ये सोचे कि मुझे जो है दूसरे कोई भी फैक्टर्स के कोई इफेक्ट नहीं होता है, मैं अपने मार्केट में खुश हूँ, तो क्या ये चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। हम लोग जो है एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में जो है रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें हैं, तो एक इंडिविजुअल यूनिट जो है वो वेरियस फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, और ये जो वेरियस फैक्टर्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये एग्रीगेट से आते हैं। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि एक इंडिविजुअल मार्केट में प्राइस XYZ चल रहा है, ठीक है, अब वो प्राइस किससे बेस्ड होगा? वो सारे फैक्टर पर बेस्ड होगा कि ओवरऑल सारी जगहों पर क्या प्राइस है, ठीक है, कितने टैक्सेस पे करना पड़ रहा है, कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पेमेंट है, कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है। सो अल्टीमेटली सारी जो चीजें हैं वो उसे अफेक्ट कर रही है, तो एक एग्रीगेट मैनर में हम लोग देखते हैं। तो अगर हमें इंडिविजुअल की भी अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे तो वो चीज इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि इतने सारे इंडिविजुअल्स आप नहीं स्टडी कर सकते हो। इसलिए जो है हम ऑन एन एवरेज सारे इंडिविजुअल्स को एग्रीगेट बनाकर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेंगे? इंटर रिलेटेड रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों जो है एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑल राइट। तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंगली जब ये ऑप्शन गलत है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, दैट इज बोथ ए एंड सी, बिकॉज ए ऑप्शन गलत है तो सी को तो गलत होना ही है, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि इंटर रिलेटेड है ये दोनों चीजें, तो ऑब्वियस ही चीज है, डी ऑप्शन इज गलत। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल राइट। आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाओ। इन इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन, इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, या हम ये बोले कि अगर हम बोल रहे हैं कि स्केर्सिटी है आपकी इकोनॉमी में, तो वो कौन सी सिचुएशन से हमें पता चलता है कि स्केर्सिटी है। ऑप्शंस को देखते हैं जिससे कि चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। सो ए ऑप्शन इज डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिमांड इज मोर देन सप्लाई हो गया। बी ऑप्शन है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सीड्स इट्स डिमांड, जो आपका बी ऑप्शन है वो बोल रहा है सप्लाई ज्यादा हो गया, किससे? डिमांड से। सी ऑप्शन है सप्लाई ऑफ गुड इज इक्वल टू इट्स डिमांड, दैट इज एस इज इक्वल्स टू डी हम बोल दे। और डी ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब कि ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई एंड सप्लाई इज मोर देन डिमांड, ये दोनों चीजें सही है, ठीक है। अब स्केर्सिटी बतानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी मालूम है तो आप थोड़े से आपके लॉजिक्स यूज करके बता सकते हो कि स्केर्सिटी जो है वो इनमें से कौन सी सिचुएशन होगी। सबसे पहले हम सी वाला देख लें क्या, दैट इज व्हाट, एस इज इक्वल्स टू डी। सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल है, डिमांड जितनी हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है,
तो क्या हम इसे स्केर्सिटी बोलेंगे? स्केर्सिटी का मतलब क्या है? किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना, राइट? तो अगर सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो क्या उस पर्टिकुलर सिनेरियो को स्केर्सिटी बोला जाएगा? क्या वहां पर किसी चीज की शॉर्टेज है? मान लो 10 यूनिट्स की डिमांड हो रही है तो 10 यूनिट्स की सप्लाई भी हो रही है, तो यहाँ पर कोई काइंड ऑफ शॉर्टेज है, कोई काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज हुई? नहीं हुई। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है। अगर मैं ऑप्शन बी पर आ जाऊं, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड एक्सीड्स इट्स डिमांड, दैट इज सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब ये कौन सी सिचुएशन हो गई? जैसे कि मान लो 10 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है, ठीक है, डिमांड कितनी है? 10 यूनिट्स की है, सप्लाई कितनी है? 15 यूनिट्स की है। ऑलराइट, तो 5 यूनिट से जो है आपकी सप्लाई ज्यादा हो रही है, किससे? आपके डिमांड से। तो अल्टीमेटली इसमें क्या स्केर्सिटी वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिली? बिकॉज सप्लाई ज्यादा हो गई है स्टूडेंट, सप्लाई ज्यादा है मतलब कि ये एक्सेस वाली सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर कमी किसी चीज की नहीं हुई है, ज्यादा हो गया है, तो ये शॉर्टेज नहीं है, ये स्केर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी गलत है, और ऑप्शन बी गलत है तो आपका ऑप्शन डी तो गलत होना ही है, क्योंकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, तो डी भी गलत हो गया। सो अब बचा क्या आपके पास में? योर ऑप्शन ए, दैट इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। डिमांड हो रही है 15 यूनिट्स की, सप्लाई हो रही है 10 यूनिट्स की, ठीक है। अब यही तो प्रॉब्लम अराइज हुई कि ये जो एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स की डिमांड है, ये 5 यूनिट्स कहाँ से लाओगे? बिकॉज डिमांड 15 यूनिट्स की हो रही है एंड सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स की हो रही है, तो ये जो 5 यूनिट से एक्सेस डिमांड जा रही है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और अब क्या होगा? अब धक्का मुक्की होगी, ये जो 15 यूनिट्स को डिमांड करने वाले लोग हैं ये बोलेंगे नहीं मुझे चाहिए ये गुड, मुझे चाहिए ये गुड, राइट? तो इसमें कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जैसे कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी या वो पर्टिकुलर गुड नहीं मिल पाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये है आपकी शॉर्टेज वाली कंडीशन। और शॉर्टेज जब आती है, जब स्केर्सिटी होती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है? देयर इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? ये प्रॉब्लम ही तो है, क्योंकि इस जितने लोगों को जितनी जरूरत है हम उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, सो दैट इज अ प्रॉब्लम कि आप किसके लिए फिर जो है गुड्स बनाओगे और किसके लिए नहीं बनाओगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली स्केर्सिटी इकोनॉमिक्स में क्या होती है? डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड इट्स सप्लाई, ठीक है। योर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं। डैश इकोनॉमिक्स स्टेट्स व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। कौन सी इकोनॉमिक्स है जो कि ये स्टेट करती है कि क्या है, ये स्टेट नहीं करती कि क्या होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ऐसी इकोनॉमिक्स हमें बताना है जो कि आपकी रियल लाइफ में जो है जीती है, ठीक है, कि क्या चीज है, क्या होगी, ठीक है। दैट मीन्स जो रियल सिनेरियोज है, जो फैक्ट्स है उन पर बेस्ड है, इस चीज पर नहीं कि व्हाट शुड बी, ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, ये चीज नहीं बता रही वो इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी कौन सी होती है? ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, मॉडर्न एंड नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि ये चीजें क्या होती है तो आप लोग इसका डायरेक्टली आंसर कर लोगे। दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ठीक है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो आपके रियल लाइफ चीजों से डील करती है, वो आपके फैक्ट्स वगैरह से डील करती है। और वहीं जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर आते हैं तो वो इस पर्टिकुलर चीज को बोलती है व्हाट शुड बी, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, या क्या जो है होना चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है। तो जब व्हाट इज वाली बात आ रही है तो दैट इज स्टडीड अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following question is or are the part of normative economics? अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ गया कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब अभी मैंने बताया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो आपको आंसर बहुत ही इजीली मिल जाना चाहिए। फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है या ऑप्शन हमारे पास में है, what are the causes of unemployment? B is why prices are rising. C was demonetization justified? And D all of the above. अब यहाँ पर आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको ये देखना है जो कि आपको कोई सजेशन दे रहा हो या कोई आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है कि क्या ये चीज सही थी, गलत थी, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट हम ये बोले कि कहीं पर अगर हमारे सजेशंस यूज हो रहे हैं, कहीं पर अगर हमारे व्यू पॉइंट्स यूज हो रहे हैं तो दैट इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जहां पर सीधी सीधी बात की जा रही है कि भाई बताओ कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब इसमें से आपको वैसा ही क्वेश्चन देखना है।
फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है। ये एक फैक्चुअल हो गया कि भाई आप सीधा सीधा बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है। तो ये किस चीज से रिलेटेड होगा, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये नॉर्मेटिव का पार्ट नहीं है, अकॉर्डिंगली दिस इज द रॉन्ग आंसर। अगर बी वाला देखें, वाई प्राइजेस आर राइजिंग, प्राइजेस राइज क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। हमने यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दिया, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं प्राइस राइज नहीं होने चाहिए या प्राइस राइज हो रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए जिससे वो कम हो जाए, ये हम सजेशंस नहीं दे रहे हैं। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि प्राइजेस राइज हो क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंगली गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगर सी वाले पर आए, वॉज डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड, क्या डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड था, क्या वो चीज सही थी, क्या वो चीज जरूरी थी, क्या वो जो है अगर जिस भी पर्टिकुलर मोटिव से वो किया गया था क्या वो सही रहा नहीं रहा। तो ये क्या है, ये सारे हमारे ओपिनियंस लिए जा रहे हैं कि आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है, डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड था या नहीं था। तो ये क्या है, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट हो जाती है कि आपको ये बताना है कि चीजें जो है वो सही थी नहीं थी, या क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए थे, या इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वॉज डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं, ये चीज तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है आपको, क्योंकि ए और बी इसका सही ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। Which one of the following is not the feature of socialist economy? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, ऐसी इकोनॉमी जो कि गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी है, वी कैन से, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के इनमें से कौन से फीचर नहीं है वो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी इजी, तो अकॉर्डिंगली उसका आंसर भी इजीली हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस है क्या, सोशल वेलफेयर, क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर पर ध्यान देती है, बिल्कुल देती है, उसका तो मेन जो मोटिव है वही यही है कि सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में एंटरप्राइजेस को फ्रीडम मिलती है, नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी, ठीक है, वहां पर एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर इनको फ्रीडम नहीं मिलती है, तो अकॉर्डिंगली ये जो है ये आपका फीचर नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। फिर आता है पब्लिक ओनरशिप, क्या पब्लिक ओनरशिप होती है, बिल्कुल होती है, एंड प्लानिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, बिल्कुल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी, दैट इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ जो आपकी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी प्रॉब्लम्स हैं, ऑप्शंस आर मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दीज। जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, क्या ये सोशलिस्ट इकोनॉमी या चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं मार्केट इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, राइट। अगर वो मार्केट इकोनॉमी में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो जो है ये जो मार्केट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसे सारी चीजें देखनी पड़ेगी, वो क्या प्रोड्यूस करे, कितना करे, कैसे करे, ठीक है। उसके बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट सारी चीजें देखेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो है इन चीजों को देखेंगे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंगली ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये तीनों ही मार्केट्स में या तीनों ही काइंड ऑफ इकोनॉमी में प्रिवलेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि सोशलिस्ट रहेगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, सारी जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये हर काइंड ऑफ जो है आपके मार्केट में प्रिवेल करती है। सो अकॉर्डिंगली योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देन कम्स टू दी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रॉब्लम विच इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग दोज हु हैव हेल्प्ड टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम हमें बताना है जो कि किससे कंसर्न्ड है, जो कि कंसर्न्ड है नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से अमंग दोज हु हैव हेल्प्ड टू प्रोड्यूस इट, ठीक है, और उन लोगों के बीच में जिन्होंने इसे प्रोड्यूस करने में हेल्प किया है। तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, या वी शुड से कि ये जो पर्टिकुलर चीज दी है ये कौन सी प्रॉब्लम के बारे में हमें बताया गया है। ऑप्शंस हैं हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस ऐसे है कि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा आप जो हो कंफ्यूज हो जाओ कि क्या क्या चीजें लिखी है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि व्हाट, हाउ और फॉर हुम
का मतलब क्या है, तो आप बहुत ही इजीली जो है बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सो अब देखो क्या चीज बोली गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड है। नेशनल इनकम वी नो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है हमारी इकोनॉमी में, सम आर अल्ट्रा रिच, सम आर मिडिल क्लास पीपल, सम आर पुअर एंड सम आर अल्ट्रा पुअर, ठीक है। अब सारे ही लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, सभी लोग जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट येट हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी नेशनल इनकम है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी के लिए जो है ये एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि आप किसके लिए प्रोडक्शन करने वाले हो, आप जो हो कौन से पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने वाले हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये कौन सी प्रॉब्लम होगी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की, ठीक है, दैट इज किसके लिए प्रोडक्शन करना है, बिकॉज हमारी जो नेशनल इनकम है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि आप कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने वाले हो, व्हाट टू प्रोड्यूस आप कौन से टाइप ऑफ गुड का प्रोडक्शन करोगे और किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे, एंड व्हाई टू प्रोड्यूस क्या बताता है आपको, कुछ भी नहीं बताता है, राइट। वाई टू प्रोड्यूस इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हमने 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी है, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल राइट। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज, अब हमें क्या बताना है कि इंडियन इकोनॉमी हमें पता है मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन क्यों है। Options are agriculture and industry have both simultaneously developed in India. B, agriculture and industry have both developed in public sector. जो सॉरी बी था ये, अब सी वाले पर आते हैं। प्राइवेट ओनरशिप एंड पब्लिक ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एग्जिस्ट, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आई गेस इसमें तो कोई भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट इज योर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप एंड पब्लिक ओनरशिप दोनों ही जो है वो को एग्जिस्ट करती है वेरियस जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज चूजन इन जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो कहाँ पर चूज की जाती है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी में, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। सबसे पहली चीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, ऐसे जो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आप लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो, किससे, कैपिटल से। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल का मतलब हो गया मशीनरीज एंड ऑल, ठीक है। जब आप मशीनरीज एंड ऑल जो मशीनरीज वगैरह है उनसे ज्यादा अगर आप लेबर बेस्ड वर्क करते हो तो उसे हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो अब सिंपल सी चीज है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पर यूज की जाएगी, जहां पर हमारे पास में सरप्लस में लेबर है, चीप रेट्स पर लेबर मिल रहे हैं, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाएगी, राइट। डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री हो उस पर डिपेंड नहीं करता है लेबर इंटेंसिव करना है या कैपिटल इंटेंसिव, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो कंट्री है या आपकी जो भी एक वर्किंग प्लेस है वहां पर लेबर सरप्लस में है या नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है। फिर चले आगे, scarcity is a situation in which dash wants exceed the resources available to satisfy them. B option है something is being wasted. C people are poor and D none of them. बहुत ही सिंपल आंसर होगा, क्या पीपल आर पुअर आएगा इसमें स्केर्सिटी में, नहीं। स्केर्सिटी तो उनके लिए भी है जिनके पास में बहुत पैसा है, राइट। स्केर्सिटी सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुअर लोगों के लिए स्केर्सिटी हो, सारी ही पूरी ही इकोनॉमी पूरी ही वर्ल्ड के लिए स्केर्सिटी है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग वन। समथिंग इज बीइंग वेस्टेड, कुछ वेस्ट हो रहा है, तो कुछ वेस्ट हो रहा है तो वो स्केर्सिटी कैसे होगी, राइट। वो तो एक अलग ही सिनेरियो हो गया कि आप जो वेस्ट कर रहे हो वो अलग चीज हो गई, लेकिन वो वेस्ट जो हो रहा है उसे हम स्केर्सिटी नहीं कह सकते। तो फिर स्केर्सिटी किसे कहेंगे, इसे, दैट इज जो हमारे वांट्स है वो किससे एक्सीड हो रहे हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें सेटिस्फाई करने में उनसे जो है ज़्यादा हमारे वांट्स हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो वांट्स है वो जिन भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज से फुलफिल किए जा सकते हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और हमारे वांट्स ज़्यादा हो गए तो हमारे सारे के सारे वांट्स फुलफिल नहीं किए जा सकते। तो जब हमारे सारे वांट्स फुलफिल नहीं हो सकते तभी हम क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर है, ठीक है। और उसे ही हम क्या बोलेंगे कि उसे वही जो पर्टिकुलर सिचुएशन है दैट इज द सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी। सो अकॉर्डिंगली योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, ऑल राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, इश्यूज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड एट अ
जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो कहाँ पर स्टडी किए जाते हैं, वो किस लेवल पर स्टडी किए जाते हैं, माइक्रो लेवल, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल एंड नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों ने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। अब कभी कभार ये भी होता है कि जो भी हमारे सामने पर्टिकुलर अगर कोई भी एक कंसेप्ट रख दिया जाए या कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म आ गया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अब हमें नहीं पता कि ये इंडिविजुअल पे स्टडी कर रहे हो, एग्रीगेट पर स्टडी कर रहे हो, तो फिर आप इसे जो है कैसे डिफाइन करोगे या इसमें जो है आप करेक्ट आंसर को कैसे चूज करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का पार्ट है। तो एक सिंपल सी चीज है, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप इकोनॉमिक्स डोमेन में एग्जाम दे रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से तो हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं चीज़ें बता दूंगी, बाकी जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ही ईजी है कि आपको पता है आपने माइक्रो में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं और मैक्रो में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं। तो अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपने माइक्रो की बुक में पढ़ा है या मैक्रो की बुक में पढ़ा है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, हमने उसे स्टडी किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हम लोगों के पास में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, सॉरी ये 12th क्लास का आ जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बट अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला जो हमारा चैप्टर है, राइट, उसमें हम लोगों ने देखा है अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी को, उसमें हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को देखा है, राइट, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ये सारी चीज़ें। सो अल्टीमेटली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमने कौन सी बुक में देखा, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो में। तो जब हमने मैक्रो की बुक में अनएम्प्लॉयमेंट को देखा है तो वो मैक्रो लेवल पर ही स्टडी होता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर आउट हो गई। नाउ फॉर दोस्त जिसने माइक्रो मैक्रो पढ़ी नहीं है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोलूँ कि आपने जो है आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आपने माइक्रो मैक्रो नहीं पढ़ी है और आप इकोनॉमिक्स डोमेन में एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस माइक्रो और मैक्रो को पढ़ोगे तभी आप एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, राइट। बिकॉज द सिंपलेस्ट थिंग इज कि आपको अगर एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें हैं। तो इन दैट केस इफ यू वांट टू क्वालिफाई, आप पढ़ोगे उसे और आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अपार्ट अगर हम बुक्स पर ना जाएं और अगर सीधा सीधा हमें समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का पार्ट है तो हम कैसे इसे समझेंगे, तो अब थोड़ा सा आपका लॉजिक अप्लाई करना। जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कभी भी हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं कि अच्छा हमारी इकोनॉमी में वो पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, क्या हम ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में इतना % अनएम्प्लॉयमेंट है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि हम पूरी इकोनॉमी का बता रहे हैं कि आपकी पूरी कंट्री में, आपकी पूरी इकोनॉमी में इतना जो है % ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। हम कभी भी इंडिविजुअल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं बताते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बता रहे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट भी नहीं होगा, वो किसका पार्ट होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज मैक्रो लेवल। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आ जाओ। What do you mean by mixed economy? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी से आपको क्या समझ में आता है, आप उससे क्या इन्फर कर सकते हो? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? पब्लिक और प्राइवेट होता है। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कुछ हमारे पास में गिवन है और इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती है, मतलब कि ये इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। ठीक है, ऑप्शंस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, बी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, सी है बोथ ए एंड बी, एंड जी है नन ऑफ दीज। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको क्या शो कर रहा है कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो कि हम लोगों ने पढ़ी है, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है और जिनकी वजह से वेरियस जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है, राइट। तो वो 3 प्रॉब्लम्स क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, एंड
these limited resources have alternative uses, ठीक है। तो अगर ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमारी इकोनॉमी की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। सो दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स जो है वो इन तीनों चीज़ों को तो पढ़ता ही पढ़ता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में ये अनलिमिटेड वांट्स आएगा, ऑलराइट। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज भी जो है वो हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। अब दोनों का करेक्ट हम कैसे बताएंगे, सिंपल सी चीज है, ऑप्शन सी को करेक्ट बताकर दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। ये चीज हो गई। तो आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। देन माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, जो माइक्रोज वर्ड है आप इसे MICRO ले लो या फिर MIKRO ले लो, ठीक है। ये भी अगर लिखा है तो भी उसको आप क्या लोगे कि हाँ ये माइक्रोज और वो माइक्रो में डिफरेंस मत समझना। सी और के का डिफरेंस है, बट वो क्या होता है कि कभी कभार जो हमारा प्रोनाउंसिएशन वगैरह है एंड जो हमारा स्पेलिंग्स लिखने का तरीका है उसकी वजह से चेंजेस हो जाते हैं। बट हमने क्या पढ़ा है कि जो माइक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज माइक्रोज, जिसमें हम के यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है स्मॉल। अब इसके ऑप्शंस को पढ़ने से पहले ही मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो एक बार फिर भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। तो दैट इज अरेबियन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड एंड इंग्लिश वर्ड। कहाँ से माइक्रोस कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से आया था। सो दैट वुड बी और करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज ग्रीक वर्ड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पर्टिकुलर फीचर्स हैं, कौन से पर्टिकुलर जो हैं ऑप्शंस हैं जो कि सेलिएंट फीचर्स हैं किस चीज़ के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज भी हम इन्हें कह सकते हैं। ऑप्शंस आर दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड सी इज बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। नाउ आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपली आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर जो एक इनडायरेक्ट वे में बताया ही था कि हमारे पास में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो सारे रिसोर्सेज जो कि हम लोग यूज करते हैं या जो हमें जो है फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कैसे हैं, इन नेचर वाइज ये कैसे हैं, दीज आर लिमिटेड, राइट। ये लिमिटेड है, हमारे वांट्स के कंपैरिजन में ये लिमिटेड है, बिकॉज हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो नंबर वन थिंग दे आर लिमिटेड। ऑल्सो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, दैट मीन्स कि दीज आर लिमिटेड कंपेयर टू वांट्स प्लस these have alternative uses, ठीक है। so the correct option would be your option C, that is both A and B, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, your option C, that is both A and B। नेक्स्ट पर आते हैं, इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ऑल ऑफ दीज। जो इकोनॉमी है उसे हम इनमें से किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या हम इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं, या क्या जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब यहाँ पर जो है ना इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें नहीं देखना है, हमें नॉर्मल इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। तो इकोनॉमी जो आपकी कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, वो आपकी सोशलिस्ट भी हो सकती है, और वो आपकी मिक्स्ड भी हो सकती है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि इंडिया ने कौन सी काइंड ऑफ इकोनॉमी को ऑप्ट किया है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या पूछा गया है, सिंपल सा कि इकोनॉमी जो है वो कैसे क्लासीफाई की जा सकती है या हम उसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट कैन बी कैपिटलिस्ट ऑल्सो, सोशलिस्ट और the mixed economy also, ठीक है। so the correct option would be your option D, that is all of these, all right। आगे चले, which of the following is not concerned with the problem of choice, इनमें से क्या है जो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से जो है कंसर्न्ड नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, और ऑप्शन ए एक्सेसिव इनकम, option B they have alternative uses, option C unlimited wants and option D limited and scarce resources। अब हमें क्या बताना है कि इनमें से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्सेसिव इनकम। अब एक्सेसिव इनकम जो है क्या वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर एक्सेसिव इनकम, हमारी इनकम ज़्यादा है, अच्छे से बहुत मज़े में है,
तो क्या वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है? ऑब्वियसली नहीं है। हम क्या बोलेंगे, बढ़िया है यार, इनकम बढ़िया है, जितना उड़ाना है उड़ाओ, इनकम ज़्यादा हो रही है तो वो चीज़ जो है किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनती है, राइट? तो एक्सेसिव इनकम इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें बताना क्या है, नॉट कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही बताना है। सो अभी तक के हिसाब से जो हमने जितने अभी मतलब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देखा वो हमें सही लग रहा है, लेकिन वो सही है या नहीं है वो डिसाइड होगा बाकी के ऑप्शंस देखने के बाद में। बी वाले ऑप्शन पर आओ, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। क्या ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है? यस, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आप किस पर्टिकुलर यूज में जो है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करने वाले हो, हमें चूज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अनलिमिटेड वांट्स, आर दिस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? यस, हमारे अनलिमिटेड वांट्स है, बट हमें उसमें से चूज करना पड़ता है कि हम कौन से वांट को जो है फुलफिल करें, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अनलिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज जो है ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, बिकॉज रिसोर्सेज स्केयर है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से पर्टिकुलर यूज में जो है इन रिसोर्सेज को लेने वाले हैं, राइट? या हम ये बोलें कि जो रिसोर्सेज स्केयर है उसे हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से पर्टिकुलर वांट को उससे सेटिस्फाई करेंगे, हमें चूज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली ये भी आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है, और हमें बताना है ऐसा ऑप्शन जो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है। तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज एक्सेसिव इनकम। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आ जाओ। द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड, अनलिमिटेड, अवेलेबल एट जीरो प्राइसेस, नन ऑफ दीज। लिमिटेड है क्या जो रिसोर्सेज हमारे पास में है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, आर दे लिमिटेड? यस, ऑफ कोर्स दे आर लिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। अवेलेबल एट जीरो प्राइस, क्या वो जीरो प्राइस पर अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कोई भी रिसोर्स को यूज करते हैं तो हमें उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है, और वो प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्टिकुलर रिसोर्स यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस पे किए जाते हैं। सो ये चीज भी क्या है, गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज लिमिटेड, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट पर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करती है? फैक्ट से, ओपिनियन से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। फैक्ट से कौन डील करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है, नॉर्मेटिव नहीं करती है, राइट? सो दैट मीन्स कि ये चीज तो बिल्कुल गलत हो गई। ओपिनियन से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है? यस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस पर ही तो बेस्ड है ना? तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज ओपिनियंस। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, in the following question a statement of assertion is followed by the statement of reason, mark the correct choices as, ठीक है। अब आपके पास में assertion reason based question है। assertion reason based question को solve कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, assertion को पढ़ेंगे, ठीक है, उसे simply यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है हमें, और ये डिसाइड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले बस हमें यही करना है, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर आए अगर हम लोग रीजन पे, तो रीजन में भी हमें इस रीजन को अभी भूल जाओ, आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो कभी भी फॉल्स नहीं होंगी, इनमें से एक ट्रू होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर कभी भी आप कोई भी आंसर निकाल रहे हो, आपने पढ़ा और अगर दोनों फॉल्स आ रही तो समझ लेना कि आपने कुछ गलती की है, ठीक है, बिकॉज दोनों ही जो है आपका असर्शन और रीजन दोनों साथ में कभी भी फॉल्स नहीं होते हैं, एक ना एक तो ट्रू होता ही है, लेकिन दोनों साथ में ट्रू जरूर हो सकते हैं। नाउ लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए, ठीक है, आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। तो फिर अब नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है कि ये जो रीजन गिवन है हमारे पास में, क्या ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक है, दोनों ट्रू है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों जो है अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अलग अलग चीज के बारे में बात करें तो इन दैट सेंस जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्रू है, साथ ही साथ रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करेगा, असर्शन के लिए जो है वो सही रीजन बनेगा, ठीक है। सो इफ इन केस दोनों ट्रू है और अगर असर्शन जो है जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर बनता है, तो वैसे केस में हम ऑप्शन ए को करेक्ट चूज करते हैं।
अगर दोनों सही है लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखी भी हुई है, जैसे कि आप ए देखोगे तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वहीं आप बी वाला ऑप्शन देखोगे तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये तो हो गई दोनों की ट्रू वाली बात। अब ट्रू के अलावा और क्या सेंस हो सकता है कि एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा, तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल आपका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ठीक है, अब अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सिंपली आपके पास में योर ऑप्शन सी इज देयर, जो कि आपको क्या बोल रहा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और इसके अलावा एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है, तो इन दैट केस आपके पास में ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, अभी हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। हर असर्शन एंड रीजन बेस्ड काइंड ऑफ जो क्वेश्चन होता है उसमें ये 4 ऑप्शंस एज इट इज ही आते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर जो लिखा हुआ मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा, उस पर आपको जो है डिसाइड करना पड़ता है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ये सारी चीजें। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे कि अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर रह भी गया होगा तो वो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। यहाँ पर असर्शन देखते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स जो है वो एसेट करेंगे। मदन बॉट 2 kg ऑफ मैंगोज एज इट वॉज चीपर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, मदन ने जो है 2 kg ऑफ मैंगोज खरीदे क्योंकि वो चीपर थे। ऑलराइट, मदन ने क्यों खरीदे 2 kg ऑफ मैंगो, क्योंकि वो कम रेट पर मिल रहे थे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से बात करती है? नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्ट करती है, ओपिनियन देती है। ठीक है, सो यहाँ पर तो फैक्ट बताया गया ना कि मदन ने क्यों जो है 2 kg ऑफ मैंगो खरीदे, क्योंकि मैंगो वर चीप। ठीक है, तो इसलिए उसने खरीदे, तो ये तो पॉजिटिव चीज हो गई, दैट मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाली बात हो गई, ये तो फैक्चुअल बात हो गई है। सो अकॉर्डिंगली आपका असर्शन क्या है, असर्शन आपका फॉल्स है। ठीक है, अब असर्शन फॉल्स आ गया ना, अब आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका रीजन जो है वो ट्रू आएगा। ऑलराइट, अगर आपने आपका ये जो असर्शन है उसको ट्रू और फॉल्स एस्टिमेट करने में कोई गलती नहीं की है तो आपका रीजन ट्रू ही आएगा। ये चीज मैं बता देती हूँ आपको अभी भी, क्योंकि हमें क्या पता है कि दोनों चीजें फॉल्स नहीं हो सकती है, तो अब रीजन को तो ट्रू होना ही पड़ेगा अगर असर्शन फॉल्स है तो। अब इसे हम क्रॉस चेक कर लें, अगर रीजन सही में ट्रू है तो मतलब कि हम सही डायरेक्शन में गए हैं। ठीक है, सो आपके रीजन पर आओ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स रियल इकोनॉमिक इवेंट्स from moral and ethical angles and judges whether certain economic events are desirable or not। ठीक है, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो एग्जामिन करता है जो रियल इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उन्हें मॉरल और एथिकल एंगल से, और जज करता है कि ये जो वेरियस जो सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स थे वो डिजायरेबल थे या नहीं थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इस चीज की बात करता है? बिल्कुल करता है। राइट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो यही चीज हमें शो करता है कि हाँ भाई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताएगा कि ये चीजें तो हो गई, जो फैक्चुअल चीजें वो तो हो गई, अब वो कैसी होनी चाहिए थी, वो सही थी नहीं थी, उसमें ये गलती थी, उसमें ये चीज सही थी, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। दैट मीन्स आपकी ये जो रीजन दिया हुआ है ये क्या है? ये एक ट्रू स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है। अब यहाँ से हमें जो है पक्का हो गया कि हाँ, हमने जो है असर्शन को फॉल्स सही बोला है, क्योंकि जब हमने रीजन को पढ़ा तो रीजन हमारा ट्रू आ रहा है। ये हमारी यही के यही क्या हो गया, चेकिंग भी हो गई है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर से असर्शन रीजन है, सेम मैनर में हमें इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, असर्शन पढ़ते हैं। The government is planning to introduce a bill for the control of population in India. This type of decision is covered in positive economics. Government is planning, ठीक है, गवर्नमेंट लाई नहीं है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, प्लान कर रहे हैं अभी हम। प्लानिंग जब हो रही है तो उसमें वेरियस चेंजेस भी आ सकते हैं, उसमें वेरियस सजेशंस हैं, उसमें वेरियस ओपिनियंस हैं। ठीक है, इफ वी आर प्लानिंग समथिंग दैट मीन्स हमारा ये जो पर्टिकुलर है ऐसा चल रहा है कि हाँ, इन आर ओपिनियन ये चीज सही है, गवर्नमेंट के ओपिनियन में जो पॉपुलेशन है वो काफी इंक्रीज हो रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट बिल लाने का सोच रही है। ठीक है, प्लान कर रही है मतलब कि सोच रही है, अभी लेकर आई नहीं है, वो सोच रही है कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये बोला गया है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कवर्ड है। अगर कोई चीज सोची जा रही है, अभी वो हुई नहीं है,
ठीक है, और ना ही उसकी श्योरिटी कि वो फ्यूचर में होगी, बिकॉज प्लानिंग चल रही है तो वो प्लानिंग तो रुक भी सकती है, वो चीज जो है, वो बिल जो है वो रुक भी सकता है और सारी चीजें हो सकती है। अभी ये नहीं बोला गया कि लाएगी ही लाएगी, अभी तो प्लानिंग ही चल रही है। दैट मीन्स अभी जो है उस पर विचार विमर्श चल रहा होगा, ठीक है, जो सारे वेरियस जो भी हमारे लीडर्स वगैरह हैं उनके बीच में सारे जो डिबेट्स वगैरह वो चल रहे होंगे। सो दैट मीन्स कि अभी जो है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, वो कैंसिल आउट भी हो सकता है, वो इंप्लीमेंट भी हो सकता है, अभी सोचा जा रहा है, अभी प्लानिंग फेज में है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है? नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट कब होता? जब गवर्नमेंट बोल देती कि ये पर्टिकुलर बिल है जो कि पास भी हो चुका है, जो कि अब इम्प्लीमेंट भी होने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर जो है इस डेट से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, तो वो होता हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पर प्लान हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो आपका रीजन है वो ट्रू ही आना चाहिए। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न्स विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे कंसर्न है? वो कंसर्न है जो भी इकोनॉमिक फिनोमिना है उसके डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन से, ठीक है, कि क्या चीजें हैं, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, ऑलराइट, जो प्रॉपर सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है उससे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न है, ठीक है। सो दैट मीन्स योर रीजन इज ट्रू, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब असर्शन में गिवन है द बेसिक प्रॉब्लम फॉर whom to produce can be solved with the help of the needs and desires of human, ठीक है। जो बेसिक प्रॉब्लम है फॉर whom to produce की वो सॉल्व की जा सकती है। कैसे सॉल्व की जा सकती है? जो ह्यूमन के नीड्स और डिजायर्स हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। रीजन है देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, नेमली what to produce, how to produce and for whom to produce। क्या रीजन सही है? यस, बिल्कुल सही है। क्या आपका असर्शन सही है स्टूडेंट्स? तो यस, वो भी क्या है, वो भी हमारा सही है, ठीक है, कि हाँ अगर हमें जो है ह्यूमन की नीड्स एंड डिजायर्स पता हो तो उनकी हेल्प से जो है फॉर whom to produce को हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है वो चीज सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि रीजन आपको सेपरेटली बता रहा है कि 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce। और जो आपका असर्शन है वो आपको एक अलग चीज बता रहा है कि फॉर whom to produce जो है वो ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकती है। तो ये दोनों जो है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो जो असर्शन है वो आपके जो रीजन है वो आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन भी है ये करेक्ट आएगा, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। देन चलें आगे। अब हमारे पास में कुछ मैच द कॉलम काइंड ऑफ आए हैं। अब क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, ठीक है। मैच द कॉलम 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है कि आपको करेक्ट पेयर बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा पेयर आपका जो है सही है, और एक होता है कि आपको इस वे में जो है मैच करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। तो क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एग्जाम्पल एंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम्स 1 and 2। हमें जो है करेक्ट पेयर बताना है कि ये जो A1, B2, C3 और D4 इनमें से करेक्ट पेयर आपका कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसके अगर आप लोग ऑप्शंस देखोगे ना तो वो भी आपको ऐसे दिख जाएंगे, A1, B2, C3 एंड D4। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें पेयर बताना है। जब वैसे वाले क्रिस क्रॉस वाले अगर आपके पास में होते मैच द कॉलम्स तो कुछ इस वे में होते कि आपके पास में 4 नंबर लिख दिए जाते, ठीक है, जिससे कि आप लोग सिग्निफाई करते हैं कि अच्छा फर्स्ट वाले का A का 1, ठीक है, B का 4 और C का 3। तो इस वे में आपके पास में 4 नंबर्स या 4 लेटर्स होते, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन है उसके प्रिवलेंट 4 लेटर्स या 4 नंबर्स लिखे होते हैं, तो उससे भी आप जो है चीजों को सिग्निफाई कर सकते हो। अगर बाय एनी चांस अगर क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन से देखकर समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन पर। जो करेक्ट पेयर है वो हमें बताना है। फर्स्ट वाला है इंडिया शुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस इज टर्म्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया को जो है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, दिस इज दी ओपिनियन, एंड ओपिनियन है तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या ये चीज सही है? यस, बिल्कुल सही है। A1 आपका सही आ रहा है।
अभी आगे का चेक करें हम लोग। अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्राइस बिहेवियर मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस बिहेवियर जो है वो हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम आता है उससे। सो प्राइस बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। डी है आपका गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डी ऑप्शन में ये बोला जा रहा है, या डी वाला जो हमारा पार्ट है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है उससे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फैक्ट, राइट। ये एक फैक्ट है कि हाँ गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इसके लिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया। तो ये एक फैक्ट है, ये एक जो चीज हुई है वही हम बता रहे हैं। तो जब ऐसी कुछ बताते हैं तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी क्या है, गलत है। तो आपका करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? A1 आ रहा है, ऑलराइट। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर देख लो, तो योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज A1, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, फिर से आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम्स 1 and 2, ठीक है। देखते हैं क्या चीजें हैं। एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कहीं से मैच नहीं है, बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट, एग्रीगेट माइक्रो में थोड़े ना पढ़ते हैं, माइक्रो में तो इंडिविजुअल पढ़ते हैं, ये भी गलत। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट मैक्रो सॉरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज नॉट अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, जब कोई स्टेटमेंट होती है तो हम उसे पॉजिटिव या नॉर्मेटिव बोल सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये पॉजिटिव या नॉर्मेटिव में नहीं आते हैं, ठीक है। लास्ट वन, सप्लाई ऑफ मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सप्लाई ऑफ मनी जैसे कि हम मनी सप्लाई भी कह सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने अपना जो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है, कौन सी बुक में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें पढ़ा है मनी सप्लाई को, राइट। तो सप्लाई ऑफ मनी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो करेक्ट पेयर है वो कौन सा हो जाएगा, D4, ठीक है। तो करेक्ट पेयर इज D4 एंड करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट पर, रिडक्शन एंड पॉल्यूशन, ठीक है। वापस वही है, करेक्ट पेयर्स हमें बताने हैं। रिडक्शन एंड पॉल्यूशन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, प्रॉब्लम ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स, शिफ्ट इन डिमांड कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑफ रोड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। सारी कॉलम 2 में हमारे पास में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और कॉलम 1 में हमारे पास में वेरियस जो है अलग अलग चीजें दी गई है, और हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन रिडक्शन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, एग्रीगेट लेवल पर बिल्कुल। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हम कहाँ पर पढ़ते हैं, मैक्रो में, तो यहाँ से गलत हो गया ये। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं, राइट। सो दैट मीन्स कि ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑफ रोड्स, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये चीज भी गलत हो गई, ठीक है। तो यार करेक्ट ऑप्शन वुड बी C3, ठीक है। दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज C3, ठीक है। फिर आगे आ जाए नेक्स्ट पर, फिर से जो है करेक्टली मैच्ड एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं, करेक्टली मैच्ड पेयर्स हमें बताने हैं। What to produce, resources are scarce, where produce a major economic problem, how to produce through the factories, though the factories or through the factories we can say, for whom to produce has no relation to the human wants। अब बहुत ही सिंपल वे में आप इसका आंसर कर सकते हो। What to produce किससे रिलेटेड है, रिसोर्सेज आर स्केयर। हमें व्हाट टू प्रोड्यूस क्यों सोचना पड़ रहा है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है हमारे पास में, तो हम ये देखते हैं कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर। तो आपका जो A1 है ये क्या है, ये करेक्टली मैच्ड पेयर है। वेयर प्रोड्यूस, तो ये तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं है, और यहाँ पर क्या लिखा है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये चीज गलत हो गई, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस क्या बताता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। थ्रू दी फैक्ट्रीज नहीं, किस टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव का, वो आपका हाउ टू प्रोड्यूस बताता है, तो ये चीज भी गलत है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, हैज नो रिलेशन टू द ह्यूमन वांट्स, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या ह्यूमन वांट से रिलेटेड नहीं है ये फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बिल्कुल है।
ह्यूमन वांट से रिलेटेड होगी ही ना, कौन से पर्टिकुलर ह्यूमन के कौन से वांट्स को सेटिस्फाई करना है या किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए प्रोडक्शन करना है, वो हमें फॉर हुम टू प्रोड्यूस बताता है। तो अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन या ये वाला जो पेयर है ये भी गलत है। आपका करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा हो जाएगा, A1, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज आर स्केयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट पर, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दीज। जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कौन से पर्टिकुलर काइंड ऑफ इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो गवर्नमेंट कहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगी, मार्केट इकोनॉमी में, जो कि प्रॉपरली जो है प्राइवेट सेक्टर ओन्ड रहता है, वहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, तो दैट इज द मार्केट इकोनॉमी। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो तो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही अल्टरनेटिव नेम है, जिसमें कि गवर्नमेंट का ही काम रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट तो इंटरवीन करेगी ही करेगी। बस हमारे पास में क्या है, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, फिर आगे आ जाए, स्केर्सिटी रिक्वायर्स दैट पीपल मस्ट। जो स्केर्सिटी है वो चाहती है या उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि पीपल मस्ट ट्रेड, कॉर्पोरेट, मेक चॉइसेस एंड कम्पीट। स्केर्सिटी क्या करवाती है लोगों के बीच में, लड़ाई। किस चीज के लिए, बिकॉज वी हैव टू चूज, राइट। हम ऐसे ही किसी से लड़ने नहीं जाते और ना ही लड़ाई होती है, बट स्केर्सिटी जो है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें चूज करना पड़ता है। किस चीज को चूज करना पड़ता है, स्केर्सिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल आवर इनकम इज स्केयर। ठीक है, हमारे पास में मनी की कमी है, आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान के पास में चले जाना, रिच से रिचर के पास में चले जाना, वो यही बोलेगा कि अभी उसे और कमाना है, अब उसे क्या जरूरत है, अगर हम नॉर्मली देखें तो। लेकिन वो हमें क्या दिख रहा है कि हाँ उस पर्सन के पास उसकी कमी है। ठीक है, दैट मीन्स एक पर्सन का जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमारे पास में जो स्केर्सिटी है उसकी वजह से हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली स्केर्सिटी रिक्वायर्स दैट पीपल मस्ट मेक चॉइसेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज मेक चॉइसेस। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि स्टडी करती है, किसे स्टडी करती है। ऑप्शंस आर प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स, द इकोनॉमी एज अ होल, द वे इंडिविजुअल मार्केट वर्क्स, इंपॉर्टेंट एज अपोज टू ट्रिविलियन इशूज। अब यहाँ से आप बहुत ही इजीली जो इसका आंसर कर दोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे स्टडी करती है, एग्रीगेट्स को स्टडी करती है, पूरे इकोनॉमी को स्टडी करती है एज अ होल, राइट। सभी को हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, राइट। पूरी इकोनॉमी एक होती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इंडिविजुअल गुड्स आ गया, यहाँ पर इंडिविजुअल मार्केट्स आ गया, ऐसे ही हमारा जो है ए और सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक स्टेटमेंट दे दी है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर भी दिमाग लगाओ, लेकिन उसका कोई भी सेंस नहीं है। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं, द हाउ ट्रेड ऑफ ऑकर्स व्हेन। जो हाउ ट्रेड ऑफ है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस वाला ट्रेड ऑफ है, वो कब ऑकर होता है। ऑप्शंस आर, वी आंसर द मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन। बी, अ फार्म यूजेस मशीनरी टू पिक ऑरेंजेस इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग लेबर। सी, a firm decides to produce refrigerators instead of dishwashers. D, the government increases income taxes by the rich. ठीक है, हाउ ट्रेड ऑफ, हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है वो किस चीज से डील करती है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वी आंसर द मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन। क्या ये कहीं से कहीं तक आपके हाउ ट्रेड ऑफ का आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बी पर आऊं तो क्या दिया है यहाँ पर, एक फार्म जो है वो मशीनरी यूज कर रही है टू पिक द ऑरेंजेस इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग लेबर। क्या यहाँ पर हाउ ट्रेड ऑफ आया, बिल्कुल आया।
कि आप किस पर्टिकुलर टेक्निक का प्रोडक्शन या किस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहे हो, ठीक है। आप मशीनरी यूज कर रहे हो एक्सेप्ट दी या फिर इग्नोरिंग दी या फिर इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग लेबर, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर हाउ ट्रेड ऑफ आया कि जो फैक्ट्री है उसके पास में या जो फार्म है उसके पास में क्या ऑप्शन था कि वो मशीनरी से भी ऑरेंजेस को पिक कर सकते हैं, वो लेबर की हेल्प से भी ऑरेंजेस को पिक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया, मशीनरी से पिक करना। तो यहाँ पर वो एक ट्रेड ऑफ आया था कि वो किस पर्टिकुलर चीज को चूज करे, ठीक है। सो दिस इज दी हाउ ट्रेड ऑफ। अगर मैं सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो अ फर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस रेफ्रिजरेटर्स इंस्टेड ऑफ डिश वॉशर्स, ये आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस वाला, ठीक है। ये मतलब कि आपका व्हाट ट्रेड ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, वो वाला ट्रेड ऑफ आपका सी ऑप्शन है। और अगर हम डी का देखें, दैट इज द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इनकम टैक्सेस बाय द रिच, तो ये चीज जो है ये भी आपके हाउ व्हाट इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी। आई गेस क्लियर है ये चीज। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन में सीधा सीधा हमारे पास में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो गिवन थी, इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट एक्टिविटीज वी शुड से टेक्निक्स जो है वो हमारे पास में गिवन थी, टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया था, इसीलिए ये हमारा जो है करेक्ट आंसर बनेगा, बिकॉज हाउ ट्रेड ऑफ जो है वो टेक्निक से रिलेटेड ही होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। द लॉस ऑफ द हाइएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ, किसका लॉस, हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में वेरियस जो है चीज़ें थी, हमारे पास में वेरियस अल्टरनेटिव्स थे, उसमें से हमने एक चूज किया है, तो उसके बदले में हमने किसी ना किसी को तो छोड़ा है ना, तो जिसे हमने छोड़ा है वो क्या होता है, उसे हम किस पर्टिकुलर टर्म से डिफाइन करते हैं। ऑप्शंस आर स्केर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डी इज मार्जिनल बेनिफिट। बहुत ही सिंपल आंसर रहेगा क्या, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका मतलब क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, ठीक है। आपने जो पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को छोड़ा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। तो जब आपने कोई एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को चूज किया तो आपने जो उसके अलावा जो नेक्स्ट बेस्ट या जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव था उसे क्या किया है, उसे छोड़ा है आपने, वो आपके लिए एक लॉस है। तो उस लॉस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर आप ये नहीं लेते तो आप वो लेते, ठीक है। तो आपने जिस अपॉर्चुनिटी को लीव किया है, आपने जिस अपॉर्चुनिटी को लूज किया है, दैट इज नोन एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट पर। You decide to take a vacation and trip cost you 2000 pounds. While you are on vacation, you do not report to work where you could have earned 750 pounds. The opportunity cost of vacation is, options are 2000 pounds, 750 pounds, 1250 pounds and 2750 pounds, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आप एक वेकेशन पर गए जिसमें कि आपके 2000 पाउंड्स जो है वो खर्च हुए हैं, ठीक है। अब जब आप वेकेशन पे गए हो तब आप वर्क पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, और अगर आप वर्क पर जाते तो आपको 750 पाउंड्स मिलते, लेकिन बिकॉज यू आर ऑन वेकेशन तो आपने जो है आपका जो 750 पाउंड्स का इनकम था वो क्या किया है, वो आपने लीव किया है, ठीक है। वो आपको अब नहीं मिल रही है बिकॉज आप वर्क पर नहीं गए हो, तो आप वेकेशन पर गए, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स, कि आपने वेकेशन पर जाने के लिए किस पर्टिकुलर चीज को छोड़ा है, दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज 750 पाउंड्स की जो हमारी जो वर्क था, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, योर ऑप्शन बी, दैट इज 750 पाउंड्स, ठीक है। आई गेस क्लियर है, आगे चलें। When the government chooses to use resources to build a dam, these resources are no longer available to build a highway. This choice illustrates the concept of, जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज कर रही है एक डैम को बनाने के लिए, तो उस टाइम पर वो ये जो रिसोर्सेज हैं ये हाईवे बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है अब हमारे पास में। तो फिर ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये जो चॉइस बनानी पड़ रही है, किस चीज को इलस्ट्रेट कर रही है या ये किस चीज को बता रही है। ऑप्शंस आर अ फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन, बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी मार्केट मैकेनिज्म एंड डी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली वी नो कि रिसोर्सेज कैसे हमारे पास में लिमिटेड है, तो हमें चूज तो करना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम अभी डैम बनाते हैं, हाईवे को हम बाद में देखेंगे, तो अभी डैम बना रहे हैं, तो डैम बनाने के लिए उन्होंने किस पर्टिकुलर चीज को लीव किया है, किस पर्टिकुलर चीज को छोड़ा है, दैट इज दी
हाईवे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो पर्टिकुलर हाईवे वो अभी नहीं बना रहे, इसे हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन वुड बी बी, ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स डिफर इन दैट। जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है वो किस चीज में डिफर करती है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स डिपिक्ट व्हाट इज एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट डिपिक्ट व्हाट ऑट टू बी। क्या ये चीज सही लिखी है, बिल्कुल नहीं, गलत लिखी है, उल्टी लिखी हुई है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको बताता है व्हाट ऑट टू बी, एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो आपको बताती है व्हाट इज, राइट। तो ये चीज क्या है, ये गलत है। बी ऑप्शन है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नेवर यूज द वर्ड शुड। जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो कभी भी शुड यूज नहीं करती है। क्या ये चीज सही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुड जो है वो यूज किया जाता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में, राइट। शुड ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें, तो वो शुड तो यूज होता ही है। नेवर यूज तो गलत ही हो गया, बिल्कुल, ठीक है। सी ऑप्शन है आपके पास में, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड वेयर एज पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड। सी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो टेस्ट की जा सकती है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट टेस्ट नहीं की जा सकती है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होती है स्टूडेंट्स, वो ओपिनियंस पर बेस्ड है। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं कुछ बोलूंगी, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप कुछ बोलोगे, ठीक है। दोनों के ओपिनियन सही है, आप आपकी नजरों में सही है, मैं मेरी नजरों में सही हूँ, राइट। तो ऑब्वियसली चीज है दैट वी आर नॉट रॉन्ग, एंड हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो टेस्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हम ओपिनियंस दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए था, ये या वो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो टेस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो टेस्ट की जा सकती है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, राइट। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो किस पर बेस्ड है, वो फैक्ट्स वगैरह पर बेस्ड है, तो वो टेस्ट की जा सकती है। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल ही अपोजिट लिखी गई है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी पर आते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड वेयर एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेस्टेड। अभी अभी इस चीज में हम लोगों ने समझा कि हाँ, जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो टेस्ट नहीं हो सकती है, और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो टेस्ट हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड वेयर एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेस्टेड। ठीक, फिर चलें आगे नेक्स्ट पर। When Ali makes the statement, the cost of living has increased 10% over the past 10 years, he is facing the standard of living trade-off, making a positive statement, testing an economic model, making a normative statement. अब सबसे पहले ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पर आते हैं। That is first one, facing the standard of living trade-off. अब ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। और एक सिंपल सी चीज समझना स्टूडेंट्स कि ऐसे कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े भी थोड़ी ना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ट्रेड ऑफ कुछ हो रहा है, राइट। अब तो इसलिए जो है हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमने सीधा सीधा बोल दिया ये चीज गलत है, बिकॉज हमारे पास में बेटर ऑप्शंस हैं, लाइक दी पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इन दोनों में से हम एक चीज को सही बता सकते हैं, राइट। जो भी सही है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। वही हम टेस्टिंग एन इकोनॉमिक मॉडल, तो ये कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, राइट। जो आपका ये चीज जो स्टेटमेंट ये शो कर रहा है ये कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली ये भी आपका गलत है। अब रही बात ऑप्शन बी और डी की, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड 10% ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 10% से इंक्रीज हुआ है। ये आपको क्या बता रहा है, या ये कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, दिस इज पॉजिटिव, कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। पिछले 10 सालों में आज की डेट में ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो है ये होना चाहिए था, राइट। हमने ये नहीं बोला कि पिछले 10 सालों से आज तक जो है ये चीजें होनी चाहिए थी। हमने बोला कि पिछले 10 सालों में अब जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 10% से इंक्रीज हो गया है। जो फैक्ट है वो हम बता रहे हैं। तो जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज मेकिंग अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। हमें इनमें से बताना है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है। यू शुड ईट लेस कैंडी, candy bars are more expensive than newspapers, popcorn and candy are sold in cinemas, the price of candy bar is £1 each, ठीक है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपको बोल रही है कि आपको कम कैंडी खानी चाहिए, हमें बताना है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है।
तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हमें ओपिनियंस ही देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा होना था या वैसा होना था ये वो, तो आपको कम कैंडी खानी चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बी वाले पर अगर आए हम लोग तो कैंडी बार्स आर मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर। ये क्या है, ये एक फैक्ट है कि न्यूज़पेपर से महंगी आती है क्या, कैंडी बार्स, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉपकॉर्न एंड कैंडी आर सोल्ड इन सिनेमा, ये भी क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपको फैक्ट बता रहा है। द प्राइस ऑफ कैंडी बार्स इज 1 pound ईच, ये भी क्या है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो ये भी गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज यू शुड ईट लेस कैंडी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाई टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो व्हाई टू प्रोड्यूस है ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट होगा, दैट इज व्हाई टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही जो है ऑब्वियस सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कंसिडर करते हैं, कार्ल मार्क्स, जेएम कीन्स, एडम स्मिथ एंड एल्फ्रेड मार्शल। करेक्ट ऑप्शन वुड बी एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ को जो है हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से क्या है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम द रेलवेज, ठीक है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर चीज की इन्फ्लेशन बताएंगे हम नहीं, हम एग्रीगेट लेवल पर बताएंगे कि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, ठीक है। ये इतना इतना जो है प्राइसेस राइज हो रहे हैं, सो दैट मीन्स ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी नहीं करेंगे, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तो हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और नेशनल इनकम का मतलब है पूरे नेशन की इनकम, तो पूरा नेशन मतलब कि एग्रीगेट का स्टडी है ये, तो नेशनल इनकम जो है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो का पार्ट नहीं है। अब बचा हमारे पास में ऑप्शन डी, दैट इज इनकम फ्रॉम द रेलवेज। अब जिसे डाउट है कि ये कैसे सही होगा उसे भी जो है यहाँ पे थोड़ी श्योरिटी रहेगी कि ठीक है यार ए बी सी नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम डी ऑप्शन को सही मार्क कर देंगे, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है कि सही कैसे है। तो देखो, इनकम फ्रॉम द रेलवेज, रेलवेज एक इंडिविजुअल यूनिट, हमने सिर्फ और सिर्फ रेलवेज की इनकम बताई है, हमने ओवरऑल सारे जो सेक्टर्स है उसकी इनकम की बात नहीं की, हमने इंडिविजुअली रेलवेज की इनकम की बात की है। तो अगर देखा जाए तो अगर पूरे रेलवेज को हम एक इंडिविजुअल यूनिट बोल सकते हैं, राइट। सारे जो वेरियस सेक्टर्स है उनमें से रेलवे एक इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस एक इंडिविजुअल यूनिट हो गया, तो इसी वे में अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो रेलवे एक इंडिविजुअल यूनिट है और इसकी इनकम अगर हम देख रहे हैं तो दैट वुड बी दी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज इनकम फ्रॉम दी रेलवेज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, देन आ जाओ नेक्स्ट पर, डैश आर द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। कौन सी स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी में इंपॉर्टेंट टूल्स हमें बताने हैं। डिमांड एंड सप्लाई, ये तो माइक्रो का पार्ट हो गया। हम अगर सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल जो है डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो माइक्रो का पार्ट हो गया। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्या ये इंपॉर्टेंट टूल्स है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के? यस, बिल्कुल है। सी ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमने मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टूल नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट टूल की जब हम बात करते हैं तो डिमांड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आता है, क्योंकि इन्हीं से सारी चीजें हमें समझ में आती है। इन्फ्लेशन, जो प्राइस लेवल है, ये वो सारी चीजें जो है वो हमें इन्हीं से समझ में आती है, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किससे कंसर्न है, वो क्या है? सो कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमीज, बी गारंटिंग द प्रोडक्शन ऑकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर,
C. Guaranteeing a minimum level of income for every citizen. D. Allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner. अब अगर मैं फर्स्ट से लेकर डी ऑप्शन तक देखूं तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ए बी और सी है ये थोड़े से इररिलेवेंट से क्या है हमारे पास में ऑप्शंस गिवन है। तो अकॉर्डिंगली देखो आप लोग इन्हें देखोगे भी तो ये कंप्लीटली आपको दिख ही रहेंगी ये सही नहीं हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डी वाला ऑप्शन देखें तो वो क्या बात कर रहा है, स्केयरसिटी की बात कर रहा है। उसके बाद में जो है सोसाइटी के जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनकी बात की जा रही है, उन्हें सेटिस्फाई करने की बात की जा रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमें बताती है, राइट। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो बेसिकली ये जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इन्हें सॉल्व करने में तो लगी है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, that is allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाओ, Which one of the following is not the feature of socialist economy? इनमें से क्या है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? ऑप्शंस आर सोशल वेलफेयर, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, पब्लिक ओनरशिप, प्लानिंग मैकेनिज्म। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसलिए मैं इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगी और करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी। ये स्टार्टिंग में एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो ये वापस रिपीट हो गया है, बट आई डोंट गेस दैट इज एन इशू बिकॉज हमने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो चल जाता है, ठीक है। अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट पर आते हैं, डैश इज द सिस्टम इन विच पीपल अर्न लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर वांट्स। ऑप्शंस आर अब्रॉड, मार्केट, इकोनॉमी एंड विलेज। ये अगर आप लोग आपकी एनसीईआरटी या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक देख लो, ये पर्टिकुलर जो है ना डेफिनेशन आपके पास में बहुत ही क्लियरली गिवन है। और ये किस चीज की डेफिनेशन है, इकोनॉमी की, राइट। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिसमें कि लोग जो है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं उनके वांट्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच people earn livelihood to fulfill their wants. तो your correct option would be your option C, that is economy, ठीक है। विलेज, मार्केट, अब्रॉड सब क्या है, सब इकोनॉमी का ही पार्ट है। इकोनॉमी एक मेन क्रिम्स है। इकोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करता है लोगों को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, जहाँ पे वो लोग अपना जो है लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, मीन्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और जो है अपने जो वांट्स वगैरह है उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विथ, जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की वो किससे रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स टू बी यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड बोथ ए एंड सी। जो व्हाट टू प्रोड्यूस है स्टूडेंट्स, वो हमें क्या बताता है कि आप किस टाइप का गुड का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। आप कौन सा टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस करोगे और आप कितना प्रोड्यूस करोगे, ये भी आपको व्हाट टू प्रोड्यूस ही बताता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ गुड यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज यू विल बी प्रोड्यूसिंग इट। सो द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो आपका ऑप्शन ए, टाइप ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस भी आएगा, ऑप्शन सी क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस भी आएगा। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगर हम बी वाला ऑप्शन देखें तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक टू बी यूज, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका हाउ टू प्रोड्यूस आ जाएगा, दैट इज आप कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए, द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्लूड, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज है वो क्या इंक्लूड करते हैं। ऑप्शंस, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि जो वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके कॉजेज क्या है, उनकी मेन रूट क्या है वो हमें बताना है। तो ह्यूमन वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है, क्या ये बात सही है, यस। क्या ये प्रॉब्लम अराइज करता है, बहुत बड़ी। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो कैसे लिमिटेड है, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड वांट्स हो गए और रिसोर्सेज उनके लिए लिमिटेड हो गए, साथ ही साथ लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। सो अल्टीमेटली ये तीनों ही क्या बनते हैं, ये तीनों ही जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज बनते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए, द लॉ ऑफ स्केयरसिटी। जो लॉ ऑफ स्केयरसिटी है, ऑप्शंस आर डज नॉट अप्लाई टू रिच,
developed countries, applies only to the less developed countries, implies that consumer wants will be satisfied in a socialist system, and D option is implies that consumer wants will never be completely satisfied. जो लॉ ऑफ स्केर्सिटी है वो क्या हमें सिर्फ कुछ अंडर डेवलप्ड पुअर नेशंस में देखने को मिलती है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। यूएस ले लो आप, आपके डेवलप्ड नेशंस ले लो, वहाँ पर भी स्केर्सिटी है ना, वहाँ पर भी लोग रिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है एंड जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं? लिमिटेड है। तो स्केर्सिटी तो हर जगह पर है, वो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप डेवलपिंग कंट्री हो, आप डेवलप कंट्री हो, आप रिच्ड हो, आप पुअर हो, सबके लिए स्केर्सिटी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे? गलत हो जाते हैं। सी वाला ऑप्शन आपको क्या बोलता है? इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल बी सैटिस्फाइड इन सोशलिस्ट सिस्टम। ऐसा कुछ है क्या कि सोशलिस्ट सिस्टम में स्केर्सिटी नहीं होगी? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। स्केर्सिटी आपकी सोशलिस्ट में भी रहेगी, मार्केट में भी रहेगी और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में भी रहेगी, राइट। तो हर एक काइंड में जो है स्केर्सिटी देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन जो डी है हमारा वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ स्केर्सिटी है वो ये इंप्लाई करता है कि जो कंज्यूमर के वांट्स है वो कभी भी जो है कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। और रीजन क्या है? बिकॉज हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है ना, और उन्हें जो है फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास में वो कैसे हैं? वो लिमिटेड है। तो दैट मीन्स कि बिकॉज हमारे जो ये जो स्केर्सिटी है उसकी वजह से हमारे जो जितने भी वांट्स है वो सारे के सारे वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई वांट जो है वो ऐसा रहता है जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज द लॉ ऑफ स्केर्सिटी इंप्लाइज दैट कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज चूजन इन सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वो कहाँ पर चूज की जाती है? लेबर सरप्लस इकोनॉमी में, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी में और डेवलपिंग इकोनॉमी में। एकदम सिंपल सी चीज है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी में हम लोग इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, The branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resources is, जो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि किससे डील करती है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। वो क्या है, ठीक है, या जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाली जो प्रॉब्लम है वो कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में, इकोनोमेट्रिक्स में, या फिर नन ऑफ देम? करेक्ट ऑप्शन वुड बी, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने कहाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स? दैट इज इन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे आप रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या करने वाले हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक। नेक्स्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से क्या है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? कंज्यूमर्स बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या नहीं है? इनमें से क्या है जो कि आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हो? कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या उसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। मॉनेटरी पॉलिसी पूरी इकोनॉमी के लिए होती है, ठीक है, पूरा एग्रीगेट एज अ होल हम लेते हैं। सो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ऑल राइट, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल राइट, आई गेस ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इसी के साथ में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, बहुत ही इजी चैप्टर था, इसीलिए जो क्वेश्चंस का टाइप था हमारे पास में वो भी कैसा था? एकदम इजी था, बिकॉज चैप्टर ही इजी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आई होप सो कि आप लोगों को ये जो पूरे हमारे क्वेश्चंस थे ये अच्छे से क्लियर आउट हो गए। नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग जरूर लें, दैट इज, आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अब उसी के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बुक्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगर आप लोग उन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो है लिंक मिलेगी, ठीक है, एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप उस फॉर्म को फिल कर दें। फॉर्म को फिल करने के बाद में आप उसे सबमिट कर दें, फिर हमारी जो टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी बहुत ही जल्दी।
जल्दी, एंड आपकी जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आगे आपको गाइड किया जाएगा। सो प्लीज़ डू फिल दी फॉर्म्स, एंड ये जो बुक्स हैं उन्हें आप लोग प्लीज़ एक्सेस करें, बिकॉज बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो उसमें प्रोवाइड किया गया है। एंड बुक्स जो है वो आप वेरियस जो है डिविजन्स में देख सकते हो, लाइक आपको सैम्पल पेपर्स की अलग मिल जाएगी, आपके सब्जेक्ट मैटर्स की अलग मिल जाएगी, जो मेन कोर्स है उसकी अलग मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है, अपना जो कोर्स कंप्लीशन है वो कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप लोग बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com से। आप लोग वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में जो है अरेंज मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियोस एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।